हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 20 राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आशा और उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी क्लास आ चुकी है। हमेशा की तरह साइंस के हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास आपकी आ चुकी है, तो सभी एक बार जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ क्लास को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं देखा गया है? टिंडल प्रभाव किस में नहीं देखा गया ये बताना है भाई आपको। सोने के सोल में, चीनी के घोल में, इमल्सन में या फिर निलंबन में। टिंडल प्रभाव आपको पता है, ये आपको बताना है किस में नहीं देखा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किस में नहीं देखा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका? चीनी का घोल आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं देखा गया है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है, ग्लाइकोल को विमानन गैसोलीन में मिलाया जाता है क्योंकि वह पेट्रोल को जमने से रोकता है, पेट्रोल की खपत कम करता है, पेट्रोल के वाष्पीकरण को कम करता है या फिर पेट्रोल की क्षमता बढ़ाता है भाई। ग्लाइकोल इज एडेड टू एविएशन गैसोलीन बिकॉज इट, आपको ये बताना है। आपको बताया कि भाई ग्लाइकोल को विमानन गैसोलीन में क्या है, मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है उसका रीजन पूछा गया आपको। क्या पूछा गया है? उसका रीजन पूछा गया। उसका रीजन ये है भाई, वो क्या करता है, पेट्रोल की क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है वो? पेट्रोल की क्षमता को क्या करता है सर? बढ़ाता है। इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ग्लाइकोल को गैसोलीन में मिलाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, अलसी किससे प्राप्त किया जाता है? अलसी होता है ना, अलसी, वो प्राप्त किससे होता है? वो क्या है, प्राप्त किससे होता है? अरंडी से प्राप्त होता है, फ्लेक्स से प्राप्त होता है, मूंगफली से प्राप्त होता है या फिर तिल से प्राप्त होता है? बताइए। अलसी का आपको पता है तेल भी आता है, अलसी का क्या आता है, तेल भी आता है। तो आपको बताना है ये किससे प्राप्त होता है अलसी। तो ये होता है सर आपके बिल्कुल किससे होता है? बहुत बढ़िया, शानदार। बताइए अभी सही जवाब क्या रहेगा? अलसी है वो किससे प्राप्त होता है? बताओ रे भाई, किससे प्राप्त होता है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका फ्लेक्स से प्राप्त होता है भाई। किससे प्राप्त होता है? फ्लेक्स से प्राप्त होता है। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या रहेगा सर? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कारों, बसों, ट्रकों आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में क्या है, उच्च विशिष्ट गर्मी है, कम सतह तनाव है, उच्च कवंतनाक है या फिर कम विस्तार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताया कि पानी का यूज किया जाता है इंजन को क्या है, ठंडा रखने के लिए। लेकिन ये किया क्यों जाता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो लॉजिक बताना है भाई, पानी की क्या विशेषता है जिसके लिए उसको, इंजन को ठंडा रखने के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा सर? उसके रहेगी हाई स्पेसिफिक हीट है ना, वो क्या है उसकी सही जवाब रहेगा पानी का। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि पानी क्या है, उच्च विशिष्ट गर्मी क्या करता है, प्रदान करता है। उच्च विशिष्ट गर्मी क्या है, सहन करने की उसमें क्षमता है। ये इंजन को क्या रखता है, ठंडा रखता है। इसलिए कारों, बसों, ट्रकों आदि में पानी का यूज किया जाता है। फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। किस फाइबर का उपयोग है वो बुलेट प्रूफ जो वस्त्र होते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है? ये बताइए भाई। फाइबर का यूज है वो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो कौन से फाइबर का यूज किया जाता है? तो यहाँ बताना है नाइलॉन 66 फाइबर, टेरिलीन, केवलर या फिर लेक्सान। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? कि हाँ सर, फाइबर का जो यूज है, इस फाइबर का यूज है वो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केवलर फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। किसका भाई? केवलर का। केवलर फाइबर का यूज है वो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? पृथ्वी की जो पपड़ी है ना, उसके अंतर्गत जो प्रचुर धातु है वो कौन सी है? कार्बन है, स्टील है, आयरन है या फिर एल्यूमिनियम है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही शानदार तरीके से। पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुर धातु कौन सी है सर? एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताना है। बताइए क्या रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? CaSO2 2HO या फिर 2CaSO4H2O या फिर 2CaSO2 8H2O या फिर CaSO4 8H2O के? बताइए सही जवाब क्या रहेगा?
प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कौन सा है? तो सामने दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? 2CaSO4H2O क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? फॉर्मूला है। क्या है भाई? फॉर्मूला है भाई। क्लियर है? बिल्कुल सर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। मोनेल धातु एक मिश्र धातु है। क्या है? मोनेल धातु एक मिश्र धातु है। तो Cu+Ai, Cu+Ni, Cu+Ai या फिर Mg+Zn। बताइए मोनेल एक धातु मिश्र धातु है, तो बिल्कुल किस में है सर? यह है आपके Cu+Ni में है। किस में है? Cu+Ni में है। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वायु की अनुपस्थिति की बात हो रही है। अयस्क को क्या करना है? गर्म करने के लिए उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहते क्या है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं, सड़न कहते हैं, भुनना कहते हैं या फिर पकाना कहते हैं भाई। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे सही जवाब आपका रहेगा पकाना। आपका बिल्कुल क्या है भाई? सही जवाब है। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? पकाना बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? उसको पकाना बोला जाता है। अगर देखिए निम्न में से किस में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है वो किस में है? ये पूछा गया है। यहाँ पे सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध किस में है? Cl में है भाई। किस में है? Cl में है। अगला क्वेश्चन है, नाम कटेलिसिस द्वारा दिया गया था। नाम कटेलिसिस द्वारा दिया गया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा, लैंगम्यूर के द्वारा, ग्राम के द्वारा या फिर बर्जेलियस के द्वारा। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? नाम कटेलिसिस किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए नाम कटेलिसिस किसके द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। किसके द्वारा दिया गया? बर्जेलियस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? बर्जेलियस के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त सामग्री है। इलेक्ट्रिक हीटर होता है भाई, उसमें कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है? टंगस्टन का, निक्रोम का, पित्तल का या फिर इस्पात का। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर में किसका यूज किया जाता है वो बताना है भाई आपको। तो बताइए सभी बेहतरीन तरीके, सभी का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए भाई। हाँ जी भाई, बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा आपका? निक्रोम रहेगा भाई। क्या रहेगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। निक्रोम क्या है भाई? आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हीटर में कोयल बना होता है। हीटर में जो कोयल है ना वो किससे बना होता है? निक्रोम से, टंगस्टन से, तांबा में, लोहा में। ये आपका अभी हमने क्वेश्चन किया है। हीटर में किसका यूज होता है? इलेक्ट्रिक हीटर में निक्रोम का होता है। तो जो कोयल बना है वो किससे बना होता है? निक्रोम से ही बना होता है भाई। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा घटक एक परवर्धक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? विच वन अमोंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस? कौन से डिवाइस? एम्पलीफाइंग डिवाइस में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र या फिर ट्रांजिस्टर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? कि हाँ सर, परवर्धक उपकरण के रूप में। कौन से उपकरण के रूप में? परवर्धक उपकरण के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब बिल्कुल क्या रहेगा आपका? ट्रांजिस्टर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई। क्लास आपको अच्छी लग रही है? सेशन देखो लगातार डेली सुबह का 7 बजे का टाइम है, वो नोट कर लेना। साइंस के क्वेश्चन की क्लास कब होगी? 7 बजे होगी भाई। साइंस के जो एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लास होगी 7 बजे। और करंट अफेयर की क्लास है वो कब होगी? रात को 9 बजे होगी। और बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया से हम पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल इसको जुड़ जाएं अपन क्लास के ऊपर। आप डेली जुड़ें, सुबह 7 बजे और रात को 9 बजे आपको डेफिनेटली ये चीजें पढ़नी है, ताकि हमारे एग्जाम में क्या हो? सिलेक्शन पक्का हो। क्यों? करंट अफेयर का आपको पता है 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, और डेली पढ़ेंगे तो ही हम सोई कर पाएंगे। डेली नहीं पढ़ेंगे तो सोल्व नहीं होगा भाई। ये चीजें याद नहीं होने वाली एकदम से। डेली पढ़ोगे तो ही आपके याद होगी भाई। अगला क्वेश्चन है, सेपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन तैयार किया जाता है, सल्फर निकाला जाता है, प्लास्टिक तैयार किया जाता है या फिर प्रोटीन की पहचान की जाती है। कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ पे प्रक्रिया कौन सी है? सेपोनिफिकेशन। कौन सी है? सेपोनिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया? ये बताना है। बताइए
कौन सी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया से क्या किया जाता है? साबुन बनाया जाता है, सल्फर निकाला जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? साबुन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इस प्रक्रिया से साबुन बनाया जाता है। किससे? सेपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा साबुन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? उसके द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलने पर घोल ठंडा हो जाता है, ये कौन सा परिवर्तन है? अमोनियम क्लोराइड को क्या है? पानी में घोला जाता है, वो पानी में घोलने पर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जो ठंडा हुआ है ना, वो क्या परिवर्तित हो गया? उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उष्मा शोधि कहते हैं, या फिर एक्सोथर्मिक कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, फटाफट से बताइए। अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलने पर वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को कहते हैं उष्मारोधी। क्या कहते हैं? उष्मारोधी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है सर? उष्मारोधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? ये आपको बताना है। नाइट्रेट्स में करते हैं, अमोनिया में करते हैं, नाइट्रोजन्स में करते हैं, या फिर अमीनो एसिड में करते हैं? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? कि हाँ सर, जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वो किस में परिवर्तित करते हैं? अमोनिया में करते हैं भाई। बायो फर्टिलाइजर है वो नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? अमोनिया में परिवर्तित करते हैं भाई। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगला चलते हैं, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद तत्व कौन सा है? कमरे के तापमान में जो मौजूद, तरल अवस्था में जो मौजूद तत्व रहता है वो कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बी आर क्या है आपका? कमरे के तापमान में मौजूद कौन सा तत्व है? तरल अवस्था में रहने वाला तत्व है, वो कौन सा है? बिहार है, बी आर है, सॉरी बिहार नहीं है। अगला चलते हैं, निम्न में से किस धातु में सबसे कम गलनांक होता है? लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका होता है? सोना, चांदी, मरकरी या फिर तांबा? सबसे कम गलना की बात हो रही है तो किस में होता है? मरकरी में होता है। किस में होता है? मरकरी में होता है। आपका यह जवाब बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ की मात्रा की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है तो मोल है, कैंडेला है, केल्विन है, या फिर मीटर है। किसी पदार्थ की बात हो रही है, उसकी मूलभूत इकाई है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? मोल आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है? फिर पूछ लिया आपको किस तत्व में होता है। पहले क्या पूछा गया था आपको? यहाँ पे पूछा गया था धातु की बात हो रही थी। यहाँ पे पहले किस में पूछा? किस धातु में सबसे कम गलनांक होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है मरकरी। और आपको पूछा गया है तत्व की बात हो रही है, किस तत्व में सबसे कम गलनांक होता है, तो वो बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा सर आपका? प्लेटिनम, सोडियम, अंजन या फिर क्रिप्टोन? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है क्रिप्टोन। क्या है सर आपका? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, जौहरी की रुज क्या है? व्हाट इज द ज्वेलर्स रुज? जौहरी की रुज होती है ना, वो क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, लोहे कार्बोनेट है, या फिर फेरिक कार्बोनेट है? जौहरी की रूज पूछी है आपको। क्या पूछी है? जौहरी की रूज पूछी है भाई। क्या पूछी है आपको? जौहरी की रूज पूछी है। वो क्या है? वो है आपके फेरिक ऑक्साइड। क्या है सर? वो फेरिक ऑक्साइड है। क्या है? जौहरी की रूज किसको बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड को बोला जाता है भाई। किसको बोला जाता है? फेरिक ऑक्साइड को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रेटेड बिजली का बल्ब है? कौन सा रेटेड बिजली का बल्ब है वो आपको बताना है। बिजली और करंट, बिजली और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, या फिर ऊर्जा और करंट? ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे बिल्कुल बिजली और वोल्टेज है। वो क्या है? रेटेड बिजली का क्या है? बल्ब है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, पीवीसी का विस्तृत रूप क्या है? पीवीसी की फुल फॉर्म बतानी है। आपको क्या बतानी है? पीवीसी की फुल फॉर्म बतानी है। आपको क्या बतानी है? पीवीसी की फुल फॉर्म बतानी है। फोस्फोनिल विनाइल कार्बोनेट, या फिर पॉलीविनाइल एस कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, या फिर पॉलीविनाइल क्लोरीन?
पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है सर? पॉलीविनाइल क्लोरीन। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोरीन का सही जवाब है। निम्न में से कौन सा मूल अवस्था में होता है? आपको यह पूछा गया है कि भाई इनमें से जो मूल अवस्था में कौन सा होता है? रजत होता है, कॉपर होता है, दोनों होते हैं, या फिर कार्बन होता है? मूल अवस्था की बात हो रही है, तो मूल अवस्था में कौन होते हैं वो बताना है भाई आपको। तो मूल अवस्था में कौन होते हैं सर? बताइए कौन होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं आपके बोथ, एजी और एयू है वो क्या होते हैं? मूल अवस्था में होते हैं। एक दोलन को पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय को क्या कहा जाता है? एक दोलन को क्या है पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय है ना, उसको क्या कहते हैं? अधिकतम। उसको क्या कहते हैं? अधिकतम कहते हैं, औसत गति कहते हैं, समय अवधि कहते हैं, या फिर समय अंतराल कहते हैं? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? एक दोलत को पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? टाइम पीरियड कहा जाता है, मतलब समय अवधि कहा जाता है। किसको? कि एक दोलन होता है उसको पूरा करने के लिए जो पेंडुलम लिया जाता है ना, क्या लिया जाता है सर? एक पेंडुलम लिया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोला जाता है। उत्प्रेरक की क्षमता किसकी क्षमता पर निर्भर करती है? जो उत्प्रेरक होता है ना, एफिशिएंसी द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन, जो उत्प्रेरक होता है उसकी जो क्षमता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ये आपको पूछा गया है। आणविक अवस्था पर निर्भर करती है, निःशुल्क वैधताओं की संख्या पर निर्भर करती है, भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, या फिर उपयोग की गई राशि पर निर्भर करती है? बहुत ही शानदार है। उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक आपको पता है किसी भी चीज को परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो उत्प्रेरक को बताना है इसकी जो क्षमता होती है वो निर्भर किस पे करती है? तो वो करती है आपके उसकी आणविक अवस्था पर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है भाई? उस उत्प्रेरक की जो आणविक अवस्था है ना, उसके ऊपर उसकी क्षमता क्या करती है? डिपेंड करती है भाई। किसी निकाय की जड़ता का क्षण उस पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये बताना है। अक्ष के घूर्णन, कोणीय गति, द्रव्यमान का रूप, या फिर द्रव्यमान का वितरण? बताइए। किसी निकाय की जड़ता का क्षण है वो उस पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? द मोमेंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्म ऑफ मास, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? तो यहाँ पे सही जवाब रहेगा बिल्कुल आकांक्षा का सही जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया बादल, मुकेश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सही जवाब क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। कि मतलब कोई भी निकाय होता है उसकी जड़ता का जो क्षण है ना, वो उसकी कोणीय गति पर निर्भर नहीं करता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है ये। क्यों? इस क्वेश्चन को लॉजिकली आपको कंफ्यूजन डेफिनेटली आप हो जाओगे। लॉजिकली क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसमें। यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। जो निकाय होता है ना उसकी जड़ता की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? किसी निकाय की जड़ता के क्षण की बात हो रही है। और डिपेंडेंसी पूछा गया है। डिपेंडेंसी नहीं करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं पूछ रहा है निर्भर करता है। करता है और नहीं करता है दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा निर्भर करता है नहीं करता है तो आप गलत कर दोगे इस चीज को। तो विशेष रूप से ध्यान रखना इस चीज का कि सर निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर नहीं करता है? कोणीय गति पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भाई इसका गाढ़ापन होता है इस गैस का अन्य गैसों की तुलना में हमेशा अधिक रहता है। इसे प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है। यह अवश्य विकिरण को अवशोषित करता है, या फिर यह द्रव्यमान विकिरण का उत्सर्जन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज इट्स concentration remain always higher than other gases. It is used in photosynthesis, या फिर it's absorbs infrared radiation, या फिर it emits visible radiation। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? जो कार्बन डाई गैस होती है ना वो क्या करती है? जो विकिरण होती है ना उसको क्या करती है? अवशोषित करती है। क्या करती है? उसको अवशोषित करती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला आपका सही जवाब। बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यह
अवरक्त विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। जो विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आगे देखते हैं, मानव आंखों में कम बीन को उचित उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्सेव लेंस या फिर क्लिंड्रिसिया लेंस या फिर बिफोकल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस। किससे क्या होता है, जो मानव की आंखें होती है उसकी जो कम बीन है उसको क्या है, यूज करके ठीक किया जा सकता है। तो किसका यूज करके ठीक किया जाता है सर, तो यहाँ पे किया जाता है अवतल लेंस को ठीक करके। अवतल लेंस का क्या करना है, यूज लेना है। अवतल लेंस का यूज करने के बाद जो उसकी कम बीन है ना, उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। आगे देखो भाई, इन दिनों पीली लाइटों को अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इन गैसों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा रहा है। जो पीली लाइटें होती है, स्ट्रीट लाइट आपको पता है, देख रखी है, आप सभी ने देख रखी है। स्ट्रीट लाइट है, उसमें कौन सी लाइट का यूज किया जा रहा है, पीली लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको यह पूछा गया है, इसमें कौन सी गैस का यूज किया जाता है, सोडियम का, नियोन का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का। किन गैसों का यूज इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, सोडियम का यूज किया जाता है। कौन सी का, सोडियम का यूज किया जाता है पीली लाइटों के अंतर्गत, स्ट्रीट लाइट के अंतर्गत। क्लियर है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन सा जानवर सुन सकता है, चूहा, गिलहरी, बिल्ली या फिर चमगादड़। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा चमगादड़। बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक साउंड है वो कौन सा जानवर सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। आगे देखते हैं, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन क्या है। रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है वो क्या है, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड है या फिर डेफरलारो डाइक्लोरोमीथेन है या फिर फ्लोस्फोर और फेल्सफर है या फिर हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड है। बताइए, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है वो क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन वो क्या है सर। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है कि भाई ये क्या है, डेफरलारो डाइक्लोरोमीथेन है। क्या है, डेफरलारो डाइक्लोरोमीथेन वो क्या है, रेफ्रिजरेंट फ्रियोन है। उस पादप हार्मोन का नाम बताइए जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। डेफिनेटली एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी याद रख लो, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और ये क्वेश्चन आ भी जाए। एथिलीन इसका सही जवाब है। उस पादप हार्मोन का नाम बताना है जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, एथिलीन है भाई। क्या है, एथिलीन जिम्मेदार है। शुद्ध पदार्थ हो सकता है कौन, यौगिक, एक तत्व या एक यौगिक या फिर एक विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ कौन सा हो सकता है इसमें से, तो यहाँ पे हो सकता है एक तत्व या एक यौगिक। आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये क्या हो सकता है, एक शुद्ध पदार्थ हो सकता है, एक तत्व या एक यौगिक। ये क्या हो सकता है सर, शुद्ध पदार्थ हो सकता है। उल्लू पूरे अंधेरे में भी सबसे स्पष्ट रूप से देख सकता है, क्यों। उल्लू आपको पता है पूरे अंधेरे में क्या देख सकता है, स्पष्ट रूप से वो देख सकता है। क्यों देख सकता है, उसकी बैंगी आंखें होती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है जो आगे की ओर निर्देशित होती है, जो उसे दूरबीन की दृष्टि देती है, या फिर प्रकृति द्वारा प्रदत्त इसकी आंखों में प्रकाश बल होता है, या फिर यह इंफ्रासन ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बताइए उल्लू अंधेरे में क्यों देख सकता है। तो इसका सही जवाब यह होता है सर, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है जो आगे की ओर क्या होती है, निर्देशित होती है, जो उसे दूरबीन की दृष्टि देती है। बिल्कुल ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। कभी उल्लू देखा नहीं होगा तो देखना उल्लू को कभी देखना। उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है जो आगे की ओर क्या होती है, निर्देशित होती है, और वह क्या करती है, दूरबीन की दृष्टि का काम करती है। ठीक है, हाँ, इट हैज लार्ज आई विथ रोड्स डायरेक्ट फॉरवर्ड गिविंग इट बिनोक्यूलर साइट। बिल्कुल सही है रे छोरा, बिल्कुल सही है, पढ़ ले छोरा, तू पढ़ ले। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक गैर
सॉरी गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन करता है। आपको यह पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो बताइए थर्मल पावर प्लांट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल मिल्स या फिर पेपर मिल्स। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन कौन सा उद्योग करता है। थर्मल पावर प्लांट करता है चोरों, या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट करती है, या फिर टेक्सटाइल मिल्स करती है, या फिर पेपर मिल्स करती है। पढ़ ले चोरा पढ़ ले, वरना फिर गाने गाते फिरेगा। कौन सा गाना गाएगा फिर। वो गोविंदा की मूवी नहीं देखी क्या आपने। उसका गाना मुझे याद आया, देख भूल गया मैं तो खुद ही, फिर वो गाना गाता फिरेगा। इसलिए पढ़ ले, मौका बहुत कम मिलता है। एग्जाम देखो 2013 के बाद में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है वो अब आई है, और ये भर्ती चली गई तो आप मान के चलो वापस भर्ती कब आएगी कुछ भी पता नहीं है। और इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आई है, इतनी बड़ी भर्ती जूनियर अकाउंटेंट की पहली बार आई है, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। एग्जाम देखो फरवरी में डेट दे रखी है, फरवरी में हो चाहे मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, एग्जाम होगा ही होगा, ये अपने को पता है। अभी फरवरी में लेकर चल रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। आज नहीं तो कल सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। क्लासेस सारी रेगुलर हो रही है, अब पढ़ना आपको पड़ेगा भाई। हम हम रहे हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है बेटा, थर्मल पावर प्लांट आपके यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है भाई। यह तथ्य कि सूर्य उस समय केवल लाल रंग का उत्सर्जन करता है। लाल रंग जिसमें लंबा तरंग दैर्घ्य होता है वह फैल जाता है, या फिर सूर्य पहाड़ों से निकलता है, या फिर यह तथ्य कि लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग बिखर जाते हैं। तो यह बताना है सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य में लाल रंग का दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है यह बताना है। इसका मतलब यह है कि भाई जो लाल रंग होता है ना उसको छोड़कर सभी रंग क्या है, बिखर जाते हैं, इसीलिए वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है, तो ये थे आज आपके क्वेश्चन। सर उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और तो लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी अपनी क्लास लगातार हो रही है, सुबह 7 बजे हो रही है और रात को 9 बजे हो रही है। ठीक है, लगातार जुड़े रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप को सपनों को साकार कीजिएगा और बढ़िया अच्छा काम कीजिए ताकि समाज में आपकी वजह से कुछ अच्छा परिवर्तन हो। माता बहनाओं का सम्मान करें। तो लेता हूँ आज आपसे अलविदा, वापस मुलाकात होगी अपनी रात को 9 बजे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद साथी।